नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, सामान्य हिंदी की जो श्रृंखला चल रही है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं और ये साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अगला भाग है और हम आशा करते हैं ये आपके प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और आपका पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश माने होता है भ्रष्ट भाषा, बदली हुई भाषा। तो संस्कृत से जो बदलकर भाषा आई साथियों, वो साथियों भाषा थी पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा। तो आपका ख ऑप्शन इसका सही है। तो अगला आपका प्रश्न है कि निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ आपको याद रखना है साथियों। इनमें से जो आपका पहला ऑप्शन है खा और गा, वो आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगला आपका प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको दिख रहा है इसमें का ऑप्शन में अपकीर्ति जो है वो इन सभी ऑप्शंस में शुद्ध वर्तनी है। आपका अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण इसमें से गुरूपदेश नहीं है। गुरूपदेश जो है साथियों वो आपका गुण संधि का उदाहरण है और अन्य जो हैं वो आपके किसके हैं? वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अगला आपका प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल ना कहकर अन्य कोई नाम दिया। तो वो अन्य कोई नाम कौन सा साथियों? याद रखना है आपको, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2। क्या है नाम? हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2। अगला आपका साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो याद रखिएगा देशज शब्द इनमें से लोटा है। अगला यहाँ पर अग्नि प्रार्थना खेत जो है, अग्नि और प्रार्थना यहाँ तत्सम है, खेत आपका तद्भव है, लोटा आपका देशज है। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत या हम मूल भाषा के शब्द हैं, तद्भव जो हिंदी भाषा के शब्द हैं जो संस्कृत से स्वीकृत हो गए, देशज जो हमारे आंचलिक या ग्रामीण क्षेत्र से जो हम बोलते हैं वो आपके देशज में आ जाते हैं, हमारे देशी शब्द जिनको हम कह सकते हैं। अगला आपका साथियों प्रश्न है कि खर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो बताना है आपको खर का पर्यायवाची साथियों इसमें है गधा। गधा आपका खर का पर्यायवाची है। अगला साथियों आपका प्रश्न है कि वर्ष 2008 में निम्न में से किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई। तो याद रखना है 2008 में रामधारी सिंह दिनकर जी की 2008 में क्या मनाई गई? जन्म शताब्दी मनाई गई। अगला आपका प्रश्न है कि हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया। तो हरिश्चंद्री हिंदी जो शब्द का प्रयोग किया वो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया। अगला आपका साथियों प्रश्न है कि अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो याद रखना है जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनका जो भी विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, क्योंकि जितनी भी लिपियां हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि के ही अंग हैं। तो साथियों आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं? तो यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगला आपका साथियों प्रश्न है कि अनामदास का पोथा नामक उपन्यास की रचयिता कौन है। अनामदास का पोथा जो है वो है उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला आपका प्रश्न है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो साथियों याद रखिएगा मुख दर्शन, मुख के दर्शन अर्थात काकी के संबंध तत्पुरुष, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण रहेगा। अगला साथियों आपका प्रश्न है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं साथियों? यौगिक, पहले रूढ़ को समझते हैं। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं किया जा सकते या खंड करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं होता, तो वो आपके हो जाते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द से मिलकर बनते हैं और जिनका क्या करने पर, जिनको हम तोड़ने पर, जिनका खंडन करने पर, जिनका अपना अपना अर्थ होता है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन किसी तीसरे का अर्थ देते हैं, योग रूढ़। तो योग रूढ़ जो साथी होते हैं वो आपके सभी बहुब्री समास के उदाहरण से होते हैं। तो यहाँ पर जो है यौगिक है वह शब्द जो स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाला शब्द है। तो अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनंत का पर्यायवाची है। कौन सा अनंत का पर्यायवाची? अनंत माने क्या है साथियों? जिसका कोई अंत ना हो। उसी तरीके से यहाँ निस्सीम माने जिसकी कोई सीमा ना हो। तो ये एक दूसरे के पर्याय हैं। अगला आपका प्रश्न साथियों है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
किन दो प्रमुख तथ्यों का ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? तो याद रखना है आपको, हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूषण का लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो याद रखिए, भूषण का लक्षण ग्रंथ जो नहीं है वो आपका शिवराज भूषण नहीं है। कौन सा नहीं है? शिवराज भूषण। भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी लक्षण ग्रंथ हैं। भूषण के कैसे ग्रंथ हैं? लक्षण ग्रंथ हैं। और ये लक्षण जो शब्द है वो साथियों याद रखना है, ये आपके काव्यशास्त्र का एक शब्द है जो काव्यशास्त्र में हम आपको समझाएंगे। और हमने जो हमारे कुछ वीडियोज पढ़े हैं काव्यशास्त्र से संबंधित, उसमें हमने समझाया भी है, तो आप देख सकते हैं। अगला साथियों हमारा प्रश्न है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग शब्द वे शब्द होते हैं या वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं। तो प्रारंभ में जुड़े वो उपसर्ग होते हैं और किसी शब्द के अंत में जुड़े जो प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। अगला आपका प्रश्न, कौन सा शब्द बहुब्री समास का सही उदाहरण है? तो बहुब्री समास का सही उदाहरण इनमें जो है वो पंचानन है। बहुब्री समास का हम कहें लक्षण या पहचान क्या है, तो वो है कि इसके पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिन शब्दों के पर्यायवाची होते हैं वे शब्द आपके सभी बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं। जैसे हम कहें गजानन, गजानन का पर्यायवाची लंबोदर भी है ना। तो उस तरीके से ये पर्याय जिसमें आ जाएं, तो पंचानन में पंच आनन जिसके 5 मुख हों तो आपका किस में आ जाएगा? वो आपका बहुब्री में आ जाएगा। अगला साथियों आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? कौन सा यौगिक शब्द है? तो यहाँ साथियों विद्यालय आपका यौगिक शब्द है। हम आपको बताए थे यौगिक में जो दो रूढ़ शब्दों का योग हो, तो विद्या धन आलय, तो दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है, तो ये यौगिक शब्द हो गया। अगला और आपका आज का आखिरी प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि बिहार का है? तो कौन से कवि इसमें से बिहार के हैं? तो याद रखें आप, नागार्जुन जी कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो साथियों आशा करते हैं आज का यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह पसंद आया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने साथियों तक शेयर करें। और फिर मिलते हैं साथियों अगले हम वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।